बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा का केस अपने फैसले की जानिब गामजन है। PTI के वकील नईम बुखारी के भरपूर दलाइल, शरीफ खानदान के मुतज़ाद बयानात को भी मजीद वाज़े कर दिया गया। मौक़िफ़ में तज़ादात, बच्चों के कारोबार से माली फ़ायदे, वज़ीर आज़म के लिए सवालात का फंदा मजीद फैला दिया गया। शेख रशीद भी दस्तावेज़ात की बजाय ईमान की ताकत से केस लड़ने में मसरूफ़। और पैनमा का केस है, इसमें किसका पलड़ा भारी है, आने वाले दिनों में क्या नए मोड़ आ सकते हैं, आज की जो समाअत हुई इस पर अहम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बिलावल भुट्टो के ऐलानात से नाला नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात आखिर हैं क्या और खफा होने के पीछे क्या वजूहात हैं, इससे मुताल्लिक भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि दफ्तर खारजा की बेगमात की NGO की जानिब से अरबों रुपए का जो प्लॉट रूट्स मिलेनियम के सरबराह फैसल मुश्ताक को दिया गया था, उस स्कैंडल के हवाले से कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी सेनेट की कमेटी अपना फैसला नहीं दे सकी। सेनेटर तला महमूद मुल्जिम की पार्टी बचाने के लिए सरगर्म है, जबकि सेनेटर राहीला मक्सी भी अपने दामाद की हिमायत में खुलकर सामने आ चुकी हैं। आज सेनेट की कमेटी में क्या हुआ ये तो आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ चैनल 92 की भी बात करेंगे जो कि पंजाब हुकूमत के ज़ेरे अताब है। क्या पंजाब हुकूमत के जो इक़दामात है वो 92 न्यूज़ को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकेंगे? इन इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे मज़ीद क्या वजूहात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस अब आपसे शुरू करती हूँ। आज की समाअत थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज की समाअत में जब लंदन फ्लैट्स की बात आती तो ऐसा महसूस होता है वज़ीर आज़म ज़ेरे कफ़ालत है और बच्चे उनके खुद कफ़ील हैं। आज की समाअत पर आप क्या कहेंगे? मुझे याद आ रहा है, मैंने इसाक डार साहब पे एक ख़बर दी थी 2013 में। इनके गोशवारे में चेक कर रहा था। ज़रा ये कहानी थोड़ी सी ना पीछे लेके जाते हैं। ये जो खेल खेला जाता है ना बच्चों को कर्ज देने का, तोहफे देने का, उधार देने का, ये इसके पीछे इसाक डार साहब की उनकी समझदारी उनकी छुपी हुई है। उनका माइंड चलता है। जी, और डार साहब बड़े नाराज़ भी हो गए थे। फिर मेरी उन्होंने तहकीकात भी शुरू करवा दी थी, मेरे बैंक्स में जाना शुरू हो गए। तो मैंने कहीं से कोई प्लाट लिया हुआ था, कोई हाउसिंग सोसाइटी की, वहाँ भी गए थे, रसीदें वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह उन्होंने चेक करने शुरू किए थे जब वो डार साहब की ये मैंने कहानी बताई। सही। तो वो कहानी क्या थी कि डार साहब ने अपने गोशवारों में दिखाया हुआ था, 2013 की बात बता रहा हूँ, कि मेरा बेटा जो अली है उसको मैंने 41 करोड़ रुपए का मैंने कर्ज हसना दिया है। मैंने कहा ये क्या खेल खेला जा रहा है, क्योंकि मुझे ये बताया था उन्होंने उससे पहले कि जनाब कि मैं बहर पाकिस्तान से बहर था, वहाँ से रेमिटेंसेस थे तो वो मैं लेके आया था, मेरा ये वो पैसा था। भाई दुबई में पैसा पड़ा था तो वहीं दे देना था। पहले पाकिस्तान आप ले आए हैं, उसको आपने वाइट किया है, वाइट करने के बाद फिर आपने शो कर दिया जी 41 करोड़ रुपया मैंने अपने उसको बरखुरदार को दे दिया है। एसेट जी, और एसेट क्या दिखाए थे 55 करोड़ के, और उन्होंने उस साल इनकम टैक्स कितना दिया था 8 लाख रुपए, जिसके 55 करोड़ रुपए के एसेट 41 करोड़ रुपए का कर्जा बेटे को दे चुके हैं। इनकम टैक्स 8 लाख उस साल मैंने इस वो क्या कहते हैं कलम खुद ने 14 लाख रुपए मैंने टैक्स दिया था। डार साहब का बता रहा हूँ कहानी। उन्होंने और इस साल के अगर गोशवारे देखें डार साहब के तो उसमें दावा किया गया है कि मेरे बेटे ने उसमें से 41 करोड़ में से 21 करोड़ रुपए मुझे वापस कर दिए। जरा खेल देखें। अब उनके एसेट अपने दिखाएं 70 करोड़ रुपए। ये खेल जो है ना कि कभी बच्चों को लोन दे दें, कभी उनसे ले लें, कभी वहाँ से लंदन से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, ये सारी वही खेल खेला जा रहा है। ये इसाक डार साहब ही उनके सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वही देखते हैं। तो लिहाजा मैं हैरान हरगिज़ नहीं हुआ जब वो दिखाया गया कि मरियम नवाज़ को इतने तोहफे मिल रहे थे, इतने गिफ्ट्स मिल रहे थे। हुसैन नवाज़ जो हैं अपने अब्बा हजूर को इतने करोड़ों रुपए वो गिफ्ट भेज रहे थे। मियाँ साहब जो हैं डिपेंडेंट हैं उस पे हुसैन नवाज़ पे। मरियम नवाज साहब हैं वो वज़ीर आज़म साहब पे डिपेंडेंट हैं। मतलब एक पूरा बाज़ दफ़ा ना आप उस पर चकरा जाते हैं। इनकी कहानी अगर किसी वक्त सुने आप चकरा जाते हैं कि कौन किसकी कफालत कर रही है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ मैं छोटी सी बात करूँगा एक इसके साथ, वो एक होते क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। आज मैं किसी दोस्त के पास बैठा था, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस इलेक्शन में ये पता क्या नारा था, हम यहाँ पे इक़्तिदार के लिए नहीं, यहाँ पे इक़दार की सियासत करेंगे, इक़दार वैल्यूज़ की। वाकई ऐसा हुआ? मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर आप ये कहें मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मेरे बच्चों का, बेटी हो या बेटे का, इस तरह के मामलात अगर अदालतों में पूछे जा रहे हूँ, नाम ले के एक पिन पॉइंट किया जा रहा है कि किसने क्या लिया, कहाँ से लिया, कैसे लिया, मेरा ख्याल है मॉरली तौर पर, और दुनिया में मॉरल ही हाई होते हैं, मतलब रूलिंग लीड के मॉरल्स होते हैं। आप हमें मैं नवाज शरीफ साहब जीत जाएँ केस, मैं कहता हूँ उनके हक में फैसला आ जाए, अवाम की अदालत में
एक जनरल परसेप्शन में, जनरल चीज़ों में वो ये वर्डिक्ट वो हार चुके हैं। मतलब मेरे बच्चों पे अभी भी एज ए जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, कल को मेरे बच्चों के भी यही एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन की कहानी खोल जाए ना, मैं तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ ना इस मुल्क का, मैं कोई हुक्मरान हूँ, तो मुझे मॉरली तौर पर मुझे शर्मिंदा होना चाहिए कि मेरे बच्चों ने ऐसी क्या चीज़ें की हैं कि अब अदालतें जो हैं वहाँ वकील हैं, आपके बच्चों का नाम ले रहे हैं, आपके बेटियों का नाम ले रहे हैं, आपके बच्चों के एक एक के आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आके उनको बचाना पड़ गया। लाइफ में अगर आपके हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, पर्टिकुलरली अगर आपके वज़ीर आज़म, सदर, किसी मुल्क का मैं कह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है आप अदालत से जीत भी जाएंगे ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भुट्टो साहब अदालत में हार गए थे ना, तो आज उनकी 30-40 साल बाद तो कौन विंडिकेटेड होते हैं? भुट्टो साहब विंडिकेट होते हैं कि वहाँ पे आपके मौलवी मुश्ताक साहब विंडिकेट होते हैं। सो बहुत सारे केस है, जुनैजो साहब को मैं बता सकता हूँ, बहुत सारी और चीज़ें। ज़रूरी नहीं होता, मैं लास्ट कहूँगा, ज़रूरी नहीं होता कि जो केस आप अदालत से जीत जाएँ 30 साल बाद अवाम भी आपको एंडोर्स करे। भुट्टो साहब वाला केस बता रहा हूँ कि अदालत में हार गए थे, उनको फांसी लगी थी, उसके बाद उन्हीं की पार्टी को 3 दफ़ा उन्होंने पावर में लेके आए हैं। सो मैं एक उस पर ज़रूर जाऊँगा, हाई मॉरल ग्राउंड रूलिंग एलीट के लिए अहम होते हैं। आपके बच्चों के अगर एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में खुल जाएं नामों के साथ, उसमें आप फिर लोन लिया दिया, मेरा ख्याल है वो केस टू मी वो बेशक जीत जाए अदालत से, वो केस ये हार चुके हैं ये। ठीक है आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुमताज माहिर कानून एतजाज एहसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन आमिर साहब मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, आज जो समात हुई उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से क्लासा साहब ने कहा, एक जो स्लोगन था नून लीग का, इख्तिदार की नहीं इक़दार की सियासत करते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ? बिल्कुल, ये इस पे मैं अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं जी, तो इनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैं इन पे सवाल शूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला, और आज तो बड़ा ही ज़रूरी है कि अदालत में आप ये इस तरह के सारे बड़े केसेस करते रहे हैं, और ये शायद पहला वाहिद बड़ा केस है कि जिसके अंदर जिसका आप हिस्सा नहीं है, और हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ है। मगर हम सोच रहे हैं कि इसके बावजूद आपकी एक इंडिपेंडेंट थोड़ी सी पोजीशन आ जाती है, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप किधर देख रहे हैं ये केस जाता हुआ? आमिर, आज जो हकीकत में मेरा सारा दिन सुबह का हाई कोर्ट में गुजरा, और उसके बाद हमारा वो जो 7वां दिन था पार्टी की हफ्ता तासीस में, उसमें मैं मशगूल रहा। वहाँ मेरी तकरीर भी थी वहाँ, और मैं आपसे जो स्पेसिफिक सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि आप इसको आज की प्रोसीडिंग्स को देख नहीं सके या पढ़ नहीं सके, उसके मुतालिक आज 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक ये कि पेशी रोज़ाना शुरू हो गई, और नून लीग ने भी कहा है कि जनाब इसको रोज़ाना सुना जाए, कि उनको भी नज़र आ रहा है कि ये चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से वो भी इस केस का चाह रहे हैं कि पहले ही फरागत हो। एक ये चीज़ नज़र आई। दूसरी जो मैं आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ये एक साइंस है कि सलमान भट्ट साहब वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अकरम शेख साहब बच्चों को कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लीगल समझदारी है? आमिर, मैं कुछ इस बात पे आता हूँ, लेकिन रऊफ ने जो बात की है पहले मैंने वो सुनी है अभी, और वो मैं उस पे कि बच्चों के नाम आ रहे हैं और रुसवाई हो रही है बच्चों के जरिए वजीर आजम की। मैं आपको हकीकत बताऊं, हकीकत ये है कि जो हुसैन नवाज ने फरवरी और मार्च में बयानात दिए थे मीडिया को, हुसैन नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह वाले वो जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फकीर का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा है, और ट्रस्टी मेरी वालदा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा है, और ट्रस्टी मेरी बहन है। पाकिस्तान के किसी बिजनेसमैन के बेटे ने ऐसा बयान दिया होता, वो बिजनेसमैन चाहे खुद बिलियनियर होता, अरबपति होता डॉलर्स में, उसके बेटे ने को या नैब ने या FIA ने उठा लेना था, उसको FBR के नोटिस होने थे, SCCP की तरफ से उसकी कंपनियों को नोटिस होते,
हर तरह से उस पे जिंदगी और जमीन तंग कर दी गई होती सिर्फ उस बयान पे जो उसने दिया। तो ये तो जो रऊफ ने बात की, जो आप बात कर रहे हैं कि इस मामले में औलाद और वालिद का फर्क अगर बीच में डाल दिया जाए कि एक वकील उधर है एक वकील उधर है, ये कोई फर्क नहीं है। डीसीओ नहीं, सैकड़ों सिविल सर्वेंट, सरकारी मुलाजमीन पकड़े जाते रहे हैं इस मुल्क में। ये पीछे जरा कम हो गया है, पर पकड़े जाते रहे हैं अपने बच्चों की या बीवियों के नाम जायदादों पर। ये मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। मैं किसी स्क्रीन के सामने नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, पर अगर आपको उनके पहले जो उनका पहला खिताब था कौम को, वो गालिबन 11 अप्रैल को था, उसमें उन्होंने खुद कहा कि जो आदमी नाजायज दौलत रखता है मुल्क से बाहर, वो अपने नाम पे नहीं रखता। वो अपने नाम पे ना रखने से मुराद ये नहीं कि वो किसी जैद बकर के नाम पे रख देता। जैद बकर तो लेके भाग जाएगा। वो अपने नाम पे नहीं रखता, क्योंकि गूगल सर्च के आने से पहले और इस किस्म के सर्च इंजन के आने से पहले जो पिछले 10-15 साल की डेवलपमेंट है, आपको कागजों में ढूंढने पड़ते थे, तलाश करने पड़ते थे असल मालिक कागजों में, और रजिस्टरों में असल मालिक नहीं होता था। अब सर्चेस बहुत बेहतर हो गई हैं, अब असल मालिक भी पीछे से आ जाता है, मनी ट्रेल भी पता लग जाती है। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ कि जब अगर इन्होंने पैसा बनाया है, अगर इन्होंने मिसाल के तौर पे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में कमीशन खाया है, तो वो अपने नाम पे नहीं रखेंगे, क्योंकि मारूफ अंदाजे से जो ढूंढने वाला है, जासूस कोई इकोनॉमिक स्पाइस जो होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, वो पहली मंजिल पे पहुंचेंगे कि मियां नवाज शरीफ का नाम है, रजिस्ट्रों के नाम ही नहीं है, तो वो टल जाएंगे। पर उसकी जगह बेटे का नाम हुआ है, तो जब भी असासा जात की इन्वेस्टिगेशन होती है, जब भी, तो बच्चों की, बीवी के या शौहर के, माँ बाप के, बहन भाइयों के असासे, ये सारे के सारे इनकी जांच पड़ताल की जाती है। ये अलग-अलग नहीं हो सकते। फर्ज करो 2 अरब रुपया बनाया है हुसैन नवाज ने, जिसमें से 74 करोड़ उसने बाप को अतिये के तौर पे, हदिये के तौर पे दे दिया है। अब 2 अरब रुपया जो बनाया है, तो बाप वजीर आजम है पाकिस्तान का, तो पहली सोच ये जाएगी कि ये बाप ने पैसा ठिकाने लगाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एतजाज एहसन साहब कि पहली सोच यही जाती है कि जो पैसा गया है यकीनन बाप का इसमें अमल दखल होता है। एक ये भी बातें सुनने को आ रही हैं, जितने नए मोड़ आते जाएंगे, कमीशन के हवाले से भी इस केस को लेकर बात हो रही है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, इसी केस से मुताल्लिक बात करेंगे, हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्लासा साहब, रोजाना की बुनियाद पे तो समाअत होने जा रही, नून लीग ने भी हिमायत की, लेकिन कुछ अतराफ से कमीशन के हवाले से भी बात हो रही, कमीशन बन जाना चाहिए। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है या होगा? मेरा ख्याल है एतजाज एहसन साहब, जैसे आमिर ने कहा था, हम अपनी ओपिनियन आने वाले दिनों में देते रहेंगे। एतजाज साहब से बड़ा कैच हमारे लिए नहीं हो सकता। इन्हीं से ज़रा एक आध कुछ सवाल अगर मुझे इजाज़त दें। एतजाज साहब, आप हमारे साथ हैं सर? जी मैं साथ हूँ। मुझे सारे मेरे बहुत सारे पश्तून दोस्त हैं, तो एक मुझे उनसे कभी कभार मैं मुहावरे सुन लेता हूं, तो फिर उनका तर्जमा करवा लेता हूं पश्तो से। पश्तो में एक मुहावरा है, वो कहते हैं अगर किसी आपने खटक का तमाशा देखना हो तो उसके हाथ पाँव बांध के खटक डांस आप शुरू करवा दें, फिर उसको तड़पता देखें खटक को।
आपके साथ यही कुछ किया है पीपल्स पार्टी ने कि जितना आप पनामा केस को लेके चले हैं, जितनी आपको समझ है, जितने आपने आर्गूमेंट दिए, 7-8 महीने आपने लड़ाई की, सेनेट में की, मीडिया में की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में से टाइम निकाला, बहुत सारे केसेस आपने ड्रॉप किए होंगे, फीसें आपने छोड़ी होंगी लाखों करोड़ों की, लेकिन जब मौका आया खटक डांस करने का, आपके हाथ पांव बांध के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर रख दिया। आप कैसा फील कर रहे हैं? वही पश्तो वाले मिसाल के मुताबिक आपको बेचैनी है कि आप समझते हैं कि यहाँ पे ठीक है, चलें एटलीस्ट इस पे टीवी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं? तो मुझे तो आपकी हालत देख के वो खटक याद आ रहा है, पश्तून जो इस बेचारे के हाथ पांव बांध दिए जाते हैं खटक डांस शुरू करके। नहीं, कोई आपको खटक या पठान याद नहीं आना चाहिए मेरे हवाले से। मैं इस बारे में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन रही है वो एक शुरू से असूल की बुनियाद पे रही है। आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, पर वो रही ये है कि हमने बड़ी मेहनत के साथ एक बिल बनाया, पनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल। अगर आप उसको पढ़ें तो वो एक जामे कानून है और वो ऐसा कानून है जो हर वक्त आइंदा के लिए, हर किस्म के केस के लिए और ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स के लिए, बिलखसूस मनी ट्रेल और एसेट्स को। मैं साहब आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन सवाल मेरे जहन आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केस से मुतमिन नहीं। आपका ख्याल है कि केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलना चाहिए था, इसको पार्लियामेंट में बिल के जरिए, लॉ के जरिए हैंडल किया जाता था। सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड के केस में कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों गया है? आप दरअसल जब बीच में इंटरप्ट कर देते हैं ना, जो आपका इख्तियार है, सॉरी सर, सॉरी, तो वो आप बात मुकम्मल नहीं होने देते, वो आपके सवाल का जवाब उसी में आ जाता। अगर मैं 2-3 और जुमले बोल देता तो। जी प्लीज सर, प्लीज प्रोसीड। वो बड़े आसान जुमले हैं कि हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि जो TOR हमारे बिल में है उनको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की बुनियाद बनाया जाए। अगर उसको बुनियाद बनाया जाता तो इस वक्त तक मामला इससे बहुत शफाफ हो गया होता। न एतराज नवाज शरीफ और नवाज लीग को होता कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है या हो सकती है, न एतराज इमरान खान की पार्टी को होता, न कोई और होता। हमारा असूली मौक़िफ़ ये रहा है कि वो TOR जो बिल में है उनको बुनियाद बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के रूबरू कार्रवाई का, और उसमें बड़ी प्लेन सिंपल लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती है। पर बहरहाल नहीं बनाया गया उसको, तो अब तो ये सूरत चल रही है, इसमें जजेस के पास बहुत ज्यादा लचक है इख्तियार की, इस्तेमाल की। वो चाहे तो इस केस को यूसुफ रजा गिलानी का केस बना दे, वो चाहे तो इस केस को 1993 की नवाज शरीफ की जजमेंट 1993 में जो असेंबली में की डिसोल्यूशन की दी थी वो बना दे। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ज़ाब्ता नहीं है। अब वो इख्तियारात जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर लें। इस बात को मेरे लिए भी मानना जरा मुश्किल है कि आप अदालत में पेश हो तो एक दिन जज कह रहे हैं ये अखबार आप ले आए हैं सारे, इनमें पकौड़े बिकते हैं। पकौड़े तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कागजात में भी बिकते देखे हैं बदकिस्मती से। तो ये इस किस्म की बातचीत ना वकील से हो, ना वकील कर सके, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग हो। तो मेरा कोई खटक वाला आलम नहीं है। मैं बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ। एक चीज जानता हूँ कि कार्रवाई और प्रोसीडिंग कोई भी हो, पनामा पेपर इंक्वायरी बिल के तहत हो, फौजदारी कानून के तहत हो, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हो, एतजाज साहब मेरा तो एक जुमला खत्म ही कर रहा हूँ जी। एक चीज बड़ी क्लियर है कि इसमें जवाब दे वजीर आजम ने होना है
उनके बच्चों की जायदादें ज्यादा है, ये बारे सबूत वजीर आजम और उसके खानदान पे है। वैसे सिर्फ इस हद तक जी वो जो जज है वो दुरुस्त चलते नजर आते हैं। अगर वो बारे सबूत उन्होंने बाद में फिर बदल दिया तो वो गलती पे होंगे। जी, हमने आपने बड़ी कम्प्रिहेंसिवली इस पे अपना एनालिसिस दिया, लेकिन मेरा ये ख्याल था, जिस पे मैं आपको खटक डांस की मिसाल दी थी, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में होते, जैसे आपने बताया है कि जी के आपने उस TORs भी बताएं कि पनामा ये लॉ के हवाले से अगर की जाती, तो जमात इस्लामी भी वहाँ पे आइए अपना वकील लेके, आप बहुत बड़ा नाम है, बड़े वकील हैं, बड़े केसेस आपके क्रेडिट पे भी हैं, मतलब उसे डिसक्रेडिट भी हैं 1-2 केसेस, आपकी प्रेजेंस, आपकी शमूलियत जो है वो क्वालिटी ऑफ डिबेट, क्वालिटी ऑफ आर्गूमेंट बेहतर करती है। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि आप इस केस को बेहतर समझते, सबसे ज्यादा एडवोकेसी जो है ये टीवी चैनल्स पे या आपने किया या शेख रशीद ने किया, लोगों को एजुकेट किया है। आपकी प्रेजेंस, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका वहां खड़े होना, ये क्वालिटी ऑफ डिबेट और शायद फैसला करने में मेरा ख्याल जजेस को मजीद आसानी होती है। मैं चॉइस साहब इसमें अगर ऐड कर दूं, वो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आपको भी पता है कि आपका जो प्रपोजल था, ड्राफ्ट था, वो कानून नहीं बनना था, क्योंकि आप लोगों के पास अक्सरियत नहीं है। अब जबकि अदालत के पास ये आ गया, और आप बेहतर मुझसे समझते हैं कि 184(3) के तहत उन्होंने सुओ मोटो के अंदर ये बेताशा, जिस तरह आपने अभी फरमाया, इख्तियारात दिए हुए हैं। आज जो था, आज उनका जजेस का जो उन्होंने चीज़ें मांगी हैं कि जनाब आप हमें पूरी मनी ट्रेल भी बताएं कि ये पैसे कैसे गए, ये कंपनियां कैसे बनाई, जिस तरह फरमा रहे हैं कि बारे सबूत का सारा इन पे डाला और इनसे मांगा है। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये यूसुफ रजा गिलानी की वाले केस की तरफ जा रहा है, या 93 वाले केस की तरफ, जिसके अंदर नवाज शरीफ को की हुकूमत को, आम आदमी को शायद ना पता हो, बहाल कर दिया गया था, और ये इल्ज़ाम लगा था कि सिंध के वजीर आजम के साथ और सलूक होता है, पंजाब के वजीर आजम के साथ और सलूक होता है, लाहौर या लाड़काना। तो ये यूसुफ रजा गिलानी की तरफ जाता नजर आ रहा है या 93 की तरफ जाता नजर आ रहा है? और बीबी ने यह भी कहा था कि ये चमक का नतीजा है। एतजाज साहब, आपको तो याद ही होगा सर। जी, मैं पहले बात जो है वो कर लूं रऊफ ने जो की है, क्योंकि उनके जरा जुमलों में तंज का आंसर नहीं तंज नहीं है सर, आई एम सॉरी अगर इफ दैट्स अकीदत है और आपकी रिस्पेक्ट है, ऐसे तंज नहीं है सर। मुझे आप गुजारिश करने दें, अब प्लीज मुझे बोलने दें। आपने लंबे लंबे सवाल किए हैं। पहली बात तो ये है कि कोई वकील, शायद ही कोई वकील होगा जो ये ना समझता हो कि मैं अगर वहां पेश हो रहा होता तो मैं तो ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, वो भी कर लेता। मैं जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस 13 जजेस के सामने लड़ रहा था, तो पहले 1 महीने तो उन्होंने मेरे पांव जमीन पे लगने ही नहीं दिए कि मेंटेनेबल ही कैसे है। वो फिर आहिस्ता 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 केस बना। वो जब पांव जमीन पे नहीं लगते थे तो रोज मुझे हामिद खान बना दिया जाता था। पर यू हैव टू स्टिक इट आउट। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं, ये आपने दुरुस्त फरमाया है। रासरा साहब के कई केसेस में मैं नाकाम भी रहा हूं। बेनजीर शहीद की असेंबली को बहाल कराने में नवाज शरीफ के फैसले की नजीर के तहत वहां वकील कामयाब हुआ, जहां मैं नाकाम हुआ। यूसुफ रजा गिलानी को बचाने के लिए केस में मैं नाकाम हुआ, मैं यूसुफ रजा का भी वकील था। तो केसेस हारे भी हैं। पर जहां तक आमिर का सवाल है, इसको मैं सीरियसली लेता हूं, वो ये है कि ये इस वक्त क्योंकि जाब्ता फ्लेक्सिबल है, 184(3) का, उसके तहत एक दिन लगेगा कि अदालत यूसुफ रजा गिलानी के फैसले की तरफ जा रही है, दूसरे दिन 2 जजेस कोई रिमार्क दे देंगे तो लगेगा 1993 वाले में जा रही है। पर बुनियादी बात एक है, बुनियादी बात एक है, और वो ये है कि ये जो मलकियत है और असासे हैं, ये नवाज शरीफ के खानदान के नामों पे है।
और उन्होंने तस्लीम किए। बिल्कुल, ये बात आप एतजाज साहब, ये बात आप बड़ी क्लियर कर रहे हैं। और एक चीज और भी क्लियर हो गई है कि अब जवाब दे चूंकि वजीर आजम है और बारे सबूत भी इस वक्त शरीफ फैमिली के ऊपर है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। पैनामा केस के हवाले से मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले, जिस तरह से ब्रेक से पहले एतजाज एहसन साहब की जानिब से एक हवाला दिया गया था वज़ीर आज़म की स्पीच को लेकर, नाजायज़ दौलत के अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता, वो शॉट हमारे पास है, पहले वो आप देख लीजिए क्लिप, वापस आएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। ये क्लिप हमने दिखा दिया। आमिर साहब, अब आप क्या कहेंगे जिस तरह से एतजाज साहब ने बात ये की? बिल्कुल चौधरी साहब इसके ऊपर अपना इन्होंने जिक्र किया, हमने ढूंढ के वो क्लिप दिखा दिया। ये तो इस पर चौधरी साहब के कमेंट्स लेंगे। चौधरी साहब, मैं साथ में चाह रहा हूँ कि ये जो दूसरे यहाँ पे इशू आ जाता है और कि एक वज़ीर आज़म का केस वो अलहदा कर रहे हैं और बच्चों का अलहदा कर रहे हैं, तो ये बड़ी उससे लिंक्ड है। मैं एक और 2-4 रोज़ से हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पीटीआई के लॉयर्स ये दिखाएं कि वाकयाती शहादत जिसे कहा जाता है या वाकयाती सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सबूत, वो एक हमें भी नज़र आया, एक नॉन लॉयर को भी नज़र आया कि जनाब ये जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का एक आ सकता है कि उसमें उन्होंने जिक्र किया ख़त के अंदर कतरी के वो कतर से हमारा जो है कारोबारी राब्ते रहे हैं 1980 से और हमने उनको बड़ा पैसा दिया जो इन्वेस्ट किया। तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स इस वक्त एजाज साहब दिखा रहे हैं जिसके अंदर रेडको कंपनी जो है उसका एक तो दिखाया गया कि सैफुर रहमान साहब पार्टनर हैं हमद बिन जासिम के जो बेटे हैं जासिम के, सो उस ख़ानदान से ख़ानदानी रवाबत रेडको के हैं। और 1993 के रेडको की वेबसाइट से दिखा रहे हैं कि पंजाब हाउस उन्होंने बनाया, फिर ये कलर कहार से आगे जो पुल है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मोटरवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने बनाए। तो ये एक इशू बन सकता है कि 93-95 में जब ये फ्लैट लिए गए तो जनाब ये उस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है वज़ीर आज़म ने पास किए और अपने पार्टनर के पार्टनर को, जिसको फ्रंट मैन भी कहा जा सकता है, उनको दिए गए। तो ये मुझे कहीं चौधरी साहब नज़र नहीं आई ये एक चीज़ उनके केस में। आप समझते हैं कि ये एविडेंस हो सकता है? ये देखें आमिर, ये बात तो वज़ीर आज़म ने पहले ये बतानी है कि जो 1980 में जो भी इन्वेस्टमेंट, 80 के अशरे में जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने दुबई में की, वो स्टील मिल में की या प्रॉपर्टी की बिजनेस में की खानी फैमिली के साथ, वो उन्होंने वो पैसे बाहर कैसे लेके गए? जाहिर है अगर रेडको ने बिजनेस की हुई है तो रेडको तो वजीर आजम के साथ मुंसलिक नहीं है, सिवाय सियासी तौर पे या बदनुमानी के तौर पे उसको फेवर देने के हवाले से सैफुर रहमान को। रेडको कंपनी में तो वजीर आजम 60% शेयर जो है ये अहमद साहब के हैं, अहमद साहब के बेटे के हैं रेडको में। नहीं, वो उसके होंगे, लेकिन ये इतना फर्क है कि वो जो तारिक शफी का लेटर है वो भी वजीर आजम को नहीं बचाता कि मियां मोहम्मद शरीफ ने बेनामी तारिक शफी में रखे थे, और रेडको वाला सैफुर रहमान भी बेनामी नहीं नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को अब और शरीफ खानदान को अपने वसाइल से, रेडको के वसाइल से नहीं, अपने वसाइल से दिखाना है कि क्या उनकी आमदन थी, क्या उनके वसाइल और जराए थे, कितना उन पे टैक्स दिया होता। टैक्स देने से वो हलाल का पैसा हो जाता है अगर पूरा टैक्स दिया हो।
और जितना टैक्स आप देंगे उतना वो जायज पैसा होगा। वो उनको दिखाना पड़ेगा कि 1980 के श्रेय में किन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए कितना पैसा वो पाकिस्तान से बाहर लेके गए, और अगर उससे मिल लगाई तो वो पैसा किस तरह गया बाहर और कितना टैक्स उस पर अदा किया गया, ये सारा बारे सबूत वजीर आजम और उसके खानदान पे है। ये कई, और अब तो मैं हैरान हो रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी रकमें और इतनी इतनी कंपनियों का इंकशाफ हो रहा है। वो क्यू कंपनी है, कोई क्यू इनकॉर्पोरेटेड, फ्लैगशिप होल्डिंग, कूम्बर इन्वेस्टमेंट, मिनर्वा ट्रेडिंग, ये तो नीलसन और नेस्कॉल के अलावा कोई 8-9 कंपनियां और आ गई हैं जो वजीर आजम और वजीर आजम के खानदान की हैं, जिनका किसी इनकम टैक्स में, किसी वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है। ये मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, ये एक जमाना था राउत साहब, एक जमाना था जी था जब बड़ा आसान था पैसे को स्विट्जरलैंड में, केमन आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, आइल ऑफ वाइट में, आइल ऑफ मैन में, पैनामा में छुपा लेना। आप एक सर्टिफिकेट बना के कंपनी बनाते थे, $100 पे कंपनी बनती थी, उसके आप मालिक होते थे, कंपनी प्रॉपर्टी खरीदती थी और कंपनी में शेयर और मल्कियत का इंकशाफ हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। ये उस जमाने की 15-20 साल पहले की ये प्रॉपर्टीज है ली हुई, जब ये बड़े मुतमईन थे कि ये तो इंकशाफ हो ही नहीं सकता। $100 की कंपनियां इतनी आसानी से बनती थी कि ये लंदन में जिब्राल्टर के, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के, केमन आइलैंड के ये वो टाउट फिरा करते थे, गोरे, वो फिरा करते थे कि $100 की कंपनी बना लो और जो आपके पास ब्लैक मनी है उसका ये फ्लैट खरीद लो लंदन में। ये मेरे दोस्तों हमारे पास से कई दफा गुजरे। ये उस वक्त बहुत कंपनी बनाना भी आसान था और उसके सारे अच्छा एतजाज साहब, क्लास साहब हमारे पास लास्ट 2 मिनट बाकी बचे हैं। एतजाज साहब, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाना चाहते हैं। एक्चुअली अपने चैनल 92 के हवाले से हम बात करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट की बात करेंगे, नून लीग की बात हम करना चाहेंगे कि वो आज़ादी सहाफत की बात करते रहे, माजी में इख्तिलाफ राय पर यकीन रखने की बात करते रहे हैं, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखने की बात करते रहे, लेकिन जो हमारे चैनल 92 के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, यकीनन आपके नॉलेज में होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सही बात की है। नून लीग में और यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ ने भी नवंबर 2007 में जो इमरजेंसी लगाई थी और मीडिया को बंद किया था, और नून लीग का तो खासा ही है। जंग अखबार पे इन्होंने 1989 में हमला कराया था, लाहौर में जंग अखबार जला दिया गया, जो आज अखबार सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट करता है। फिर इन्होंने वो आपको याद होगा बलिया लोधी के पीछे पड़ गए थे कि एक नज्म छप गई थी न्यूज अखबार में, और ये इनमें बर्दाश्त है ही नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस निजाम के लाडले, बिगड़े हुए लाडले बच्चे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो उनसे ज्यादा बिगड़े हुए और लाडले हैं। उनको इस निजाम ने कभी कुछ ना उनका एहतसाब किया है, ना हिसाब दिया है, ना हिसाब मांगा है। और जब एक दफा हिसाब मांगा था तो हरीरी आ गया, कतरी आ गए, सऊदी आ गए, इनको उठा के ले गए बाहर, और इन्होंने बिग फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली के साथ जाती रिश्ते जोड़े हुए हैं। अर्दवान के साथ, कतरियों के साथ, ये फौरन आ जाते हैं। इनके लिए कतरी शहजादे का आप एक इंटरव्यू चलाए रऊफ साहब, चार्ली रोज को ये जासिम इंटरव्यू देता है और उसमें कहता है मेरा ख्याल है मेरे पास होगा, मेरे फोन पे मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। वो कहता है कि मेरी दौलत बहुत है। उसको चार्ली रोज उसको कहता है बहुत दौलत है। वो कहता है बहुत है,
लेकिन जो मारूफ कानून है मगरिब के उनके मुताबिक नाजायज होगी, पर कतरी कवानीन के बारे में के हवाले से सारी मेरी दौलत जायज है, क्योंकि वहाँ कानून ही कोई नहीं, ना रिश्वत के खिलाफ कानून है, ना कोई टैक्स है, ना कोई पैसे देने लेने का कोई कानून की खिलाफ वर्जी है। तो ये लोग आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। ये तो एतजाज साहब अब किधर जाएं? मतलब 92 के, अब 92 के जो जिस तरह के मुकदमे कत्ल के दर्ज हो गए, यहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब नहीं संभाले जाते, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो दूर की बात है। कहाँ पे जाएं, किधर सर फोड़ें जाके? अदालतों में जाएं, मीडिया में जाएं, किससे बात करें? कहीं से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलती। जैसे आपने कहा हर जगह तो उन्होंने इसको रिग्ड कर लिया सिस्टम को, पुलिस उनके नीचे लेट गई है, डीएमजी इनके नीचे लेट गया है, उन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, पर्चे दे के मुकदमे बगावत वगैरह जला जलू के। तो कहाँ सर मारे जाके सर? तो हल बताएं इसका सर। रऊफ साहब, लेनिन ने कहा था कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी को ऑक्युपाई करो। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी यानी स्टेट बैंक को कमांडिंग हाइट है, अदालतों को कमांडिंग हाइट है, रेगुलेटर्स जो इकोनॉमी के रेगुलेटर्स है, एससीसीपी हो गया। ये एतजाज है साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंतकामी कार्रवाइयां जो की जा रही हैं, जिस तरह से आपने बात की, उससे ये कहा जा सकता है कि नून लीग की मीडिया की आजादी की सिर्फ बातें हैं। सच तो ये है कि इनमें बर्दाश्त का मादा बिल्कुल भी नहीं है। आप आए हमारे प्रोग्राम में, वक्त दिया हमें, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।